नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंशी यादव। देखिए, बिहार में जातीय गणना हुई और एक पूरे देश के लिए मुद्दा छिड़ गया और कहीं ना कहीं ये तो अब तय हो गया है। पहले तो ये 5 राज्य के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो कि महत्वपूर्ण राज्य है। दूसरा, आपको बता दें कि तेलंगाना और मिजोरम में भी चुनाव होने हैं। लेकिन चाहे आप केंद्र की बात करें या चाहे राज्यों की बात करें, एक बड़ा मुद्दा और कहीं ना कहीं चुनाव अब इसी मुद्दों पर केंद्रित। लेकिन नीतीश कुमार के बारे हमेशा कहा जाता है कि वो कब क्या कदम उठा ले, कौन सी करवट ले ले, कोई नहीं जानता। फिलहाल नीतीश कुमार संगठन को मजबूत लगातार कर रहे हैं। जेडीयू, जो कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी, तो क्या आने वाले वक्त में कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फील्डिंग सजा रहे हैं नीतीश कुमार, उसमें लालू यादव भी क्लीन बोल्ड हो जाए। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज कुमार जुड़ चुके हैं, मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू से। अरुण कुमार जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। राजेश सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। राहुल कुमार भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलजेडी से है। और हमारे सहयोगी सौरभ कुमार भी हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सौरभ, मैं आपका ही रुख करती हूँ, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगी अपने मेहमानों के साथ। सौरभ, आप अक्सर ये बात कहते हैं कि नीतीश कुमार कब क्या करें ये कोई नहीं कह सकता उनके, क्योंकि बहुत वो सही बयान भी देते हैं। लेकिन क्या अगर बिहार की बात की जाए तो जो फील्डिंग सजा रहे, क्योंकि देखिए देखने को मिल रहा है। आप देखिए, पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने तमाम जेडीयू के जो मुस्लिम नेता है उनसे मुलाकात की। तो कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर एक संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, पूरी कवायद की जा रही है। या यूं समझे सौरभ, जातीय गणना के बाद जो आंकड़े आए हैं, हर राजनीतिक दल देख रहे हैं आप, पार्टी को मजबूत और कैसे उस जाति के आधार पर आगे किया जाए, वो कदम उठाए जाएंगे। अब आनंद मोहन क्या अलग रास्ता लेंगे, क्योंकि अभी तो आरजेडी के साथ हैं उनके बेटे, क्या अब नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे? जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि अगर पिछले 1-2 महीने से अगर देखें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अलग अलग बैठक कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, चाहे जिलाध्यक्ष हो, उनके पार्टी के विधायक हो, उनके पार्टी के सांसद हो, सबसे अलग अलग वो मीटिंग कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि जातीय आधारित गणना के जो आंकड़े आए हैं उस पर उन लोगों की राय क्या है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार लगातार अपनी पार्टी के संगठन को लगातार मजबूत कर रहे हैं और उसके लिए लगातार मैराथन बैठक भी कर रहे हैं। रही बात आनंद मोहन की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले आनंद मोहन की मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। करीब 20 मिनट तक दोनों की मुलाकात हुई थी और उसके बाद से ही यह माना जा रहा है कि कभी भी आनंद मोहन नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। ये भी हमारे पास जो खबर है कि आनंद मोहन अकेले शामिल नहीं होंगे, उनके साथ उनकी पत्नी जो है लवली आनंद और उनके जो छोटे बेटे हैं वो भी शामिल होंगे। यानी बड़े बेटे जो हैं वो आरजेडी में ही रहेंगे, लेकिन छोटे बेटे, उनकी पत्नी और आनंद मोहन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल होंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के बाद किसी दिन इन लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि नवंबर में आनंद मोहन एक विशाल रैली पटना के गांधी मैदान में करने वाले हैं और उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस रैली में 10 लाख से ज्यादा भीड़ आएगी। तो निश्चित रूप से केवल नीतीश कुमार की नहीं बल्कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो आला नेता हैं उनकी निगाहें उस रैली पर टिकी हुई है, क्योंकि उससे ही यह साबित होगा कि अभी भी आनंद बीजेपी के वोट सेंध मारेंगे ही, कुल मिलाकर अगर समझा जाए जो आकलन आप कर रहे हैं। यहाँ आरजेडी के लिए भी अब इतना आसान नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार फुल मूड में आ चुके हैं। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि नीरज जी हमेशा प्रखर रहते हैं और खुलकर बातें भी रखते हैं। नीरज जी, बड़ा सवाल ये है कि देखिए, नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराकर पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि अब चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें और जो भी राज्य में चुनाव होने, यहाँ तक कि कांग्रेस अब दावा कर रही कि जातीय गणना कराएंगे बिहार की तर्ज पर। लेकिन इन सबके बीच जेडीयू फील्डिंग सजा रही, क्या कहीं आरजेडी के लिए फिर से खतरा तो नहीं? क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या करवट ले ले और कब कौन सा कदम उठा ले, सबके लिए सरप्राइजिंग है। तो क्या हम लोग फिर से एक सरप्राइज होने के लिए तैयार है, नीरज जी? देखिए, सीटों की संख्या हमारी घटी नहीं, घटाई गई और हम विश्वासघाती को सजा भी देते हैं। ये मेरी राजनीति का उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी सजा मिल गई।
सीबीआई, ईडी, आईटी के रहते हुए और सार्वजनिक रूप से कह करके कि आपने हमको धोखा दिया है, हमारी सीट की संख्या घटा दिया, और हमने गठबंधन बनाया, और गठबंधन हम 45 एमएलए की पार्टी है। जी होंगे देश की पॉलिटिक्स हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, और बिहार में जब ग्रैंड अलायंस बना तो सवाल हमसे पूछा जाता है कि आपने क्यों गठबंधन बदल लिया, लेकिन कोई भी, चूंकि स्वाभाविक है आज का दौर है, मीडिया पर नियंत्रण आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत सरकार का है, कभी कोई नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछा आज तक कि 17 में आप कैसे आ गए थे, कौन किससे दिखवा लिए थे, आसाराम बापू से कि धीरेन्द्र शास्त्री से, नीतीश जी को तो 2015 में मिला था, 17 में कैसे आ गए थे आप। ये सवाल कोई उनसे नहीं पूछता है कि बीजेपी कैसे अलग हो गई हमसे, बीजेपी कैसे हमारे साथ है। नीरज जी आपका ऑडियो बहुत ब्रेक हो रहा है, दोबारा आपके पास जाएंगे। मैं इसका जवाब राजेश सिंह जी से लेती हूँ, क्योंकि कई सारे आपने हमले ताबड़तोड़ कर दिए हैं। राजेश सिंह जी देखिए सवाल अंजलि तो जी, नीरज अंजलि जी जी, जी अंजलि ठीक है, पहले आपसे जी बात नमस्ते। हाँ। नीरज जी की बात को आप सुनिएगा तो सबसे पहले देखिएगा कि आज से 1 साल पहले जब ये कोई भी स्टेटमेंट चाहे डिबेट देते थे तो इनका पहला स्टेटमेंट होटवार जेल से स्टार्ट हो जाता। ऐसा कौन सा चीज लालू यादव और उनके परिवार उनके पार्टी में हो गया कि होटवार जेल अब आश्रम में तब्दील हो गया? इनसे जरा पूछिए और जरा सोचिए कि 2017 में मैंने उनको नहीं बुलाया था, नीतीश जी हम लोगों से कांटेक्ट किए थे, नीतीश जी को हम लोग नहीं बुलाए थे, आपसी बात करके उनको बुलाया गया था और वो हमारे साथ कमिटमेंट किए थे कि हम जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। और एक टीवी बहुत बड़ा टीवी चैनल के इंटरव्यू में नीतीश जी बोले थे कि कहाँ है ये लोग लालू यादव और फैमिली। तो नीरज जी की बात को आप पिछला रिकॉर्डिंग देखिएगा ना तो पूरी तरह जो है से वो लालू यादव जी और उनके पार्टी के विरोध में हटवारे जेल से स्टार्ट करते थे। सौरभ जी जरा आपको भी याद होगा, अब हम लोग पुराने मित्र हैं, तो नीरज भाई को पूरी तरह जानकारी है कि पहला ही जब होते थे ना तो होटवारे जेल से स्टार्ट करते थे। और जहां तक जातीय जनगणना की बात है तो जातीय जनगणना तो पूरी तरह इन लोगों का फेल हो गया है, पूरी उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। ये लोग जो है सो हर जाति और समाज के लोग जो है किसको बढ़ाना है किसको घटाना है सब राजनीतिक से प्रेरित है। तो जनता दल यू तो पार्टी रहेगी ही नहीं। नीतीश जी पर ना लोगों को विश्वास है ना किसी राजनीतिक पार्टी पर विश्वास है। जहां तक आनंद मोहन जी का सवाल है तो आनंद मोहन जी को जेल किसने भेजा? नीतीश जी या लालू जी भेजे। अब तो आनंद मोहन जी के बारे में जो बोल रहे हैं कि नहीं अब उनके पार्टी में आ रहे हैं, भीतर से फील्डिंग कर रहे हैं, ये तो आनंद मोहन जी जाने और नीतीश जी जाने और उनके पार्टी के लोग जाने। और नीरज जी से हम एक सवाल करना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा चेंजेस हो गया कि सभा जब नीतीश जी और हम लोग साथ में इनके साथ थे तो पहला स्टेटमेंट नीरज जी का आता था कि होटवारे जेल से स्टार्ट करते थे। आज यही दोनों आदमी का मैं भी अगर आपके तमाम सहयोगी दल देखिए वो मुद्दा यहाँ पर ये है। राजेश सिंह जी एक सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि ठीक है आनंद मोहन जी, लेकिन ये तो है ना कि सेंधमारी तो हो रही है ना। आप ये सोचिए कि बीजेपी के लिए तो कहीं ना कहीं अब सोचना का वक्त आ गया है। अगर नीतीश कुमार आप देख रहे हैं रणनीति बना रहे हैं तो बीजेपी, अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, तो मैं आज तक जब भी तमाम प्रवक्ताओं से बीजेपी से पूछा है खुलकर तो ये भी कोई नहीं कह रहा ना कि ठीक है हम लोग जाति गणना के साथ नहीं है। आज राजेश सिंह जी आप ही बताइए, क्या आप लोग जातीय गणना के साथ है? आप लोग चाहते थे हो कि नहीं हो? नहीं, हम लोग जातीय जनगणना के पक्ष में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन जातीय जनगणना स्पष्ट और ठीक हो तब ना। यहाँ तो जातीय जनगणना को राजनीतिक से प्रेरित बना के किस जाति की संख्या बढ़ा देना है, किस जाति की संख्या घटा देना है। और बताइए कि चंद्रवंशी समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, चाहे फॉरवर्ड में जो है सो सिन्हा और श्रीवास्तव ये लोग की संख्या ये लोग क्या कर दिए हैं। एक बड़े पत्रकार हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, शिवपुरी में रहते हैं,
उनके घर पर गन्ना होने के लिए नहीं गए हैं, और वो हमसे बता रहे थे कि देखिए कि जातीय जनगणना हो गई और हमारे घर पर जातीय जनगणना का कोई भी आदमी नहीं आया। तो जातीय देखिए जनगणना राजेश के जी, ये विश्वसनीयता बीजेपी तो खत्म बार हो बार गई। कह रही है कि ठीक है आंकड़ों में ये हुआ है। नीरज जी से इसका जवाब भी लेंगे, उसके बाद मैं अरुण जी के पास नहीं जाऊंगी। नीरज जी, जाति गणना के आंकड़ों को लेकर बीजेपी के साथ साथ देखिए आपके भी सांसद सवाल उठा रहे हैं और सीधे एक एक तौर पर मिनट कहा गया पहले कि देखिए पहले तेली समाज। जी बीजेपी नीरज जी। बीजेपी के माननीय प्रवक्ता से पहले पूछिए। ज्ञान हम्म हमको बहुत दे रहे हैं, जानकारी लेना चाहिए, ज्ञान तो कहीं से लेना चाहिए। हम उनसे हम्म जानना चाहते हैं कि 1931 में जब जनगणना हुई तो उस समय बिहार के कितने जिले थे? पूछिए इनसे। उनके 1931 में हम एग्जैक्ट डाटा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन नहीं 1931 से एग्जैक्ट डाटा कहते हैं तो 1955 में जाति सर्वे पर आप नहीं 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 नीरज जी, एक चीज हम मेरा जवाब दीजिए। हाँ, ठीक है, चुप, हम चुप हैं। 1931 से 1955 तक, 1951-55 तक जो जनसंख्या हुई, इसके बाद जनसंख्या जो जनगणना था किसने रुकवाया था? कांग्रेस ने, कि उस टाइम बीजेपी की सरकार थी। अरे जनगणना जो किसने पूछ रहे हैं रुकवाया? वो जवाब दीजिए ना। आपको जातिगत जनगणना के बारे में लगता है एबीसीडी की जानकारी भी नहीं है। नहीं नहीं, हमको पूरी जातिगत जानकारी जनगणना है नीरज जी। 1931 में हुआ, अब फिर बीच में बोल हाँ, रहे हैं। दिक्कत यह है ना, सीखना चाहिए। नहीं सीखने 1931 में की सेंसस हुआ। 1941 में विश्व युद्ध होने के कारण जातिगत जनगणना का डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। उसके बाद 2011 में हुआ सामाजिक आर्थिक गणना। अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि 96.8% डेटा सही है। जाति गणना के आप पक्षधर हैं तो जाति गणना के बारे में बताइए ना। सबसे ज्यादा किसकी आबादी बढ़ी है? कौन बिरादरी है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है? ठीक है, अब जाति सर्वे मान लिए गलत है। तब गलत अगर है तो फिर हिस्सेदारी की बात नहीं बोलिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो अभी रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है उसमें सबसे बड़ी कौन बिरादरी है जिसकी संख्या बढ़ी है, ये पहले बता दीजिए। आपके अनुसार तो अल्पसंख्यक समाज इसको कहते हैं उसको, और यादव समाज की जनसंख्या बढ़ी है आपके इसका जनगणना मतलब के आपको अनुसार। जानकारी का बिल्कुल अभाव है। सबसे ज्यादा पासी समुदाय की आबादी बढ़ी है, पासी समुदाय का। उसके बाद चमार समुदाय की आबादी बढ़ी है। आप लोग को जानकारी रखिए, कोई चीज होमवर्क नहीं करिएगा। आपकी पार्टी के नेता वहां फोटो भी खिंचवाए साथ में। नहीं, आप, अरे मैं बता रहा हूं, मैं कोई आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं बोल रहा हूं। पासी नहीं, पासवान को 5 भाग में बांट दिए हैं। अरे भैया, कहाँ पासवान को 5 भाग में कोई बांट सकता है? दलित बिरादरी में 5 जाति हो सकती है। पासवान कैसे हो जाए? भूमियार का, हम भूमियार है तो भूमियार 5 समुदाय, 5 भाग में विभाजित हो गया। पहली बात मित्र, अरे भाई बुरा मत मानिए, पहले तो आप जानकारी रखिए। 1931 की जनगणना के समय बिहार, उड़ीसा और झारखंड एक था। उस समय बिहार के अभी के 38 जिले 10 जिले के रूप में थे और यह जनगणना 1931 में हुआ। कहिए तो आपको हम पढ़ के सुना देते हैं किसकी कितनी संख्या है पूरा। जनगणना हुई। दूसरी बात सुनिए तो पूरी बात। अरे भैया, 1951 में कैसे जनगणना, जातिगत जनगणना कहाँ हुआ? ही कहाँ से ले आए आप? 1931 के बाद 1941 में हुआ। 41 के बाद जनगणना हुआ और ये नरेंद्र मोदी जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। 70 वर्ष में कोई ऐसा नहीं किया कि जनगणना नहीं करवाया हो। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जनगणना करवा लिया। अमेरिका, चाइना जैसे 83 देश है दुनिया के, पाकिस्तान, उसने करवा लिया। इन्होंने कोविड का बहाना बनाया कि नहीं हुआ। मुसलमान फोबिया से निकल जाइए। मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा नहीं बढ़ी है, सबसे ज्यादा आबादी बढ़ी है पासी समुदाय का, पासी समुदाय का, मल्लाह समुदाय का। इन लोगों की आबादी बढ़ी है। दूसरा, हम यह जानना चाहते हैं कि भाई ठीक है, हमारा सर्वे गलत है, तो आप सहमति काहे दिए? क्यों बैठे आप सर्वदलीय बैठक में? आपको बहिष्कार करना चाहिए था। ये डेटा सही नहीं है। और भारत सरकार क्यों नहीं करवाएगी? क्यों नहीं करवाएगी? अगर जाति के नाम पर नौकरी दीजिएगा, जाति के नाम पर राशन कार्ड लिखाएगा, जाति के नाम पर सब जितने सरकारी प्रपत्र हैं वो भरे जाएंगे और जाति की गणना नहीं होगी। क्यों आखिर नहीं गणना होगी?
इसलिए गणना नहीं होगी। जरा दिखा देते हैं इनको। नीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी देखिए, बीजेपी का वो भी मैं बता देता हूँ। रुकिए, लेकिन इनको बता जल्दबाजी हुई देते आप में। हैं। अरे बता रहे हैं, ये आर्थिक सवाल उठाए हैं, इनको हम बता देते हैं। 2011 में सामाजिक आर्थिक जनगणना गूगल पर सर्च करिए। 2011 में जनगणना शुरू हुई थी, एक दिन में रिपोर्ट आ गया। अरे भाई 2015 के जून महीना तक डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा आया। अब सामाजिक आर्थिक जनगणना के जो मानक हैं, पहली बात तो यह समझिए कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं होता है जनगणना कराने का। सेंसस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास संस्था है, उसके कर्मी हैं, लेकिन यह नहीं किया गया। देश में दलितों का आरक्षण जो SC ST का है अभी लोकसभा और राज्यसभा में, वह खतरे में है। उसका क्या होगा? और आप जाति का नाम नहीं लेते हैं। तो भाई ऐसा नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा कैसे हो गए, सो बताइए तो हमको। ये कहां से आ गए अति पिछड़ा? कौन स्टेशन पर चाय बेचे थे ये तो नहीं है पता चला, लेकिन ये भी बता दीजिए आप लोग कि नरेंद्र मोदी तो 2013 में अति पिछड़ा हो गए थे, और हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए ये सर्टिफिकेट है, देख लीजिए जरा ध्यान से। बाबू वीर कुंवर सिंह के लिए एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, गिनीज बुक में दर्ज हुआ, हर भारतवासी का गर्व से सर ऊंचा हो गया। लेकिन इसमें अमित शाह का नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम नहीं है। इसीलिए ना कि आप जाति के ऊपर हैं। मेरा देखिए, मैं जाति गणना को लेकर यहाँ पर हमारा जो मुद्दा है नीरज जी, मेरा ये सवाल था, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। जी नीरज जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या अब नीतीश कुमार, मैंने पूछा कि क्या हम लोग फिर से, राजेश सिंह जी, नीरज जी मैंने पूछा था कि क्या हम लोग फिर से सरप्राइज होने के लिए तैयार हैं? नहीं, दिखाई दे रहा है, पहली बात तो स्पष्ट रखिए। बोल्ड होने वाले हैं लालू यादव। मैं आपके पॉलिटिकल सवाल का जवाब दे रहा हूँ। इंडिया गठबंधन, हमारे गठबंधन में बिहार बनने के बाद देश भर में महागठबंधन ने इंडिया स्वरूप लिया, और इंडिया स्वरूप बनने के बाद हमारी मुहिम का असर हुआ कि कर्नाटका में हनुमान जी का गदा लग गया भाजपा को। और जो अभी तक सूचना आ रही है मध्य प्रदेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के बारे में जो सूचना आ रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी पराजित होने जा रही है। तो एकदम दिमाग से निकाल लीजिए, एकदम दूर दूर तक इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। और अब तो एनडीए के एलआई लोग छोड़ रहे हैं पार्टी, तो हमारी मुहिम का तो असर देश भर में हो गया। अब तो कास्ट सेंसस की जो हमने रिपोर्ट जारी की है, वह देश का मुद्दा बन रहा है। तो हमारे लिए तो ये उपलब्धि है ना भाई। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने भी प्रस्ताव पारित कर दिया। देश के क्षेत्रीय दलों की जहां सरकार है, वह भी कह रहा है कि कास्ट सेंसस कराएंगे। ये तो हमारे एजेंडा की विक्ट्री है। सपना आ गया है कि हम लोग 5 राज्य में चुनाव हारने जा रहे हैं। अंजलि जी एक बात, दूसरी बात, 41 गो सीट लेके विधानसभा का और पूरे इंडिया का ही भ्रमण कर रहे हैं, और अप्रैल आएगी, ये देखेंगे कि हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं, जनता किसको वोट देगी। और आने वाला दिन में नीतीश जी बहुत राजेश जी 2 मिनट शांत हो जाइए। आज जो मुद्दा है वो आनंद मोहन को लेकर है। अगर आनंद मोहन नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होते हैं तो आप लोगों के लिए, यानी बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका होगा? 0% आनंद मोहन जी, जिसके लिए देखिए आनंद मोहन जो ये लोग डुगडुगिया बजा रहे हैं आनंद मोहन के लेके, आनंद मोहन जी को जो व्यक्ति, यदि आनंद मोहन जी बहुत बड़े समाज सुधारक और बहुत समाज के करने वाले होते तो वो पार्टी अपने स्वार्थ और परिवार के लिए पार्टी बदलने की बात नहीं होती। और जिसके लिए वो जेल, जिसके कृपा से वो जेल में 16 साल रहे हैं, बड़े बात को ध्यान से सुनिएगा, यही नीतीश जी या यही लालू जी के कृपा से वो 16 साल जेल में रहे। तो जहां तक राजपूत, आपका कहने का मतलब है कि राजपूत चाहे आनंद मोहन जी का जो आप लोग बात जो हमारे मुंह से सुनना चाहते हैं, तो हमारा समाज जो है, जो राजपूत समाज की बात कर रहे हैं ना, उस समाज का एक भी वोट आनंद मोहन जी के नाम पर इधर उधर होने नहीं जा रहा है। पूरा राजपूत समाज, उसके साथ साथ हर समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को
400 से ज्यादा सीट लाके और देश से लेके पूरे विश्व तक नरेंद्र मोदी का नाम जैसे बज रहा है उसी तरह बजेगा और फिर 24 में हम लोग यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। आनंद मोहन की बात है। सौरभ जी, चलिए जी बिल्कुल राहुल जी के पास आते हैं। राहुल जी ये बताइए, आपको क्या लगता है कि अगर आनंद मोहन भविष्य में अगर जदयू ज्वाइन करते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा एनडीए? देखिए सौरभ जी, नीरज जी कुछ बात कर रहे थे तो सर मैं मैंने जो सवाल किया, सर मैं उसी पर मैं आ रहा हूँ, थोड़ा 2 मिनट समय दे दीजिए, 20 मिनट के बाद समय आया है, ठीक है। नीरज जी का टेम्पो बहुत हाई है और जदयू का भी टेम्पो बहुत हाई रहता है। जब कभी भी नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जाता है तो नीतीश कुमार जी का टेम्पो बहुत हाई होता है, लेकिन वो अगले ही क्षण जो है औंधे मुंह गिरता है। मैं 2014 की बात में कर रहा हूँ, आरजेडी के 22 में से 14 विधायक इन लोगों ने तोड़े थे, ठीक लोकसभा चुनाव के बाद 2 पर आ गए। और बहुत संभव है कि इस बार आनंद मोहन या दूसरे लोगों को लेकर के जो ये राजनीतिक बिसात बिछा ले, पूरे बिहार में एनडीए की स्थिति जो है उसकी तुलना में जदयू कहीं नहीं टिकेगा। बहुत संभव है कि ये अपने जब कभी भी जिस गठबंधन में ये होते हैं उसकी कबर खोदने की पूरी कोशिश करते हैं। और बहुत संभव है कि जदयू के इशारे पर ही आनंद मोहन ने मनोज झा को 4 दिन के बाद जो भाषण हुआ उसके 4 दिन के बाद बयानबाजी हुई, तो बहुत संभव है कि नीतीश कुमार जी की तरफ से ही इशारा हुआ हो कि आरजेडी को थोड़ा कंट्रोल करो, हर दिन हाजिरी लगानी पड़ती है। तो जो पार्टी और जो पार्टी के नेता हर फैसले से पहले लालू परिवार के यहाँ हाजिरी लगा रहा हो, वो एक आनंद मोहन को लेकर के या इस तरह की राजनीति करके बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, जाति ये जनरल क्वेश्चन आंसर भी करने लग गए। राजेश जी से पूछे कितने जिला हैं, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि भाई सामाजिक आर्थिक सर्वे हुआ था, तो सामाजिक सर्वे तो आपने जारी कर दिया, आर्थिक सर्वे क्यों नहीं जारी किया? राजनीतिक लाभ लेना था तो सामाजिक सर्वे को आगे कर दिया, उसमें भी तमाम फर्जी आंकड़े इन्होंने दिए। जिस दिन सर्वे जारी हुआ उसी दिन अधिकारी ने कहा कि भाई किसी भी तरह से ये डेटा लीक नहीं होगा, लेकिन नीरज कुमार जी जदयू के ऑफिस तक वो डेटा चला गया। तो इनपे तो सबसे पहले आपराधिक मुकदमा होना चाहिए, नीतीश कुमार जी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि नीरज कुमार जी के पास वो निजी डेटा गया कैसे। फिर देखिए अभी आरजेडी के लोग अति पिछड़ा में तोड़ करने के लिए एक एमएलसी को आगे बढ़ा करके 4-5 जातियों को टारगेट इन्होंने शुरू कर दिया है। किस आधार पर उन जातियों को अति पिछड़ा से बाहर करने की बात हो रही है? तो बहुत तरह की राजनीति जदयू और आरजेडी बनाम में भी हो रहा है और इंटरनल इन लोग के में भी सहमत का खेल है। एक समय में आनंद मोहन जी आ रहे हैं, एक दलित कलेक्टर की हत्या में जेल जाते हैं और उसी दिन जिस दिन आज आप डिबेट कर रहे हैं इस विषय पे, आनंद मोहन का जिस विषय पे हम डिबेट कर रहे हैं, उसी दिन नीतीश कुमार जी हरी झंडी दिखाते हैं दलित यात्रा के लिए, भीम यात्रा के लिए। तो इनके अंदर ही आपस में इतने तरह के क्वेश्चन है कि इसका जवाब तो नीरज जी के पास होगा नहीं। लेकिन भाई और इतना बढ़ाना है कि आप क्वेश्चन आंसर क्विज की तरह पूछने लगते हैं। कितने जिले थे आप पूछिए, कितने जिले थे? 10 जिले थे। चलिए राहुल जिला का नाम कहिएगा तो मैं बता दूंगा। राहुल जी आपकी बात पूरी हो गई, अब सीधा हम नीरज जी के पास ही जाएंगे। नीरज जी ये बताइए, क्या पॉलिटिकल मजबूरी है कि आनंद मोहन को, आपकी पार्टी जो है वो आनंद मोहन के लिए काफी नरम है, पहले कानून को बदला गया, कानून में संशोधन किया, अब तो खबर ये है कि दुर्गा पूजा के बाद वो आपकी पार्टी में ही शामिल हो रहे हैं। देखिए, पार्टी में शामिल होना नहीं होना ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज, इसकी जानकारी हमको नहीं है। कि मैं अभी उपेंद्र जी की पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी कि आपको लगता है भूल गए, बहुत दिन नहीं हुआ है अभी। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को इस पर बोलना चाहिए। मैं फोटो दिखा दूं, ये देखिए फोटो, देखिए इधर देखिए, G20 के सम्मेलन में जो थाली है, इस थाली में प्रतीक चिन्ह है, जरा ध्यान से देखिएगा। G20 के सम्मेलन में, आदरणीय नरेंद्र मोदी के सम्मेलन में इसी थाली में खिलाया गया, ये हाथ धुलवा रहे थे क्या प्रतीक चिन्ह पर। जमीर कहाँ चला गया? माननीय नीरज जी को तभी ये भी जवाब देना पड़ेगा ना, मत बोलिए कि क्या आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे।
दूसरा सवाल है आपसे कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इस सवाल को उठाया था कि दया सिन्हा ने एक नाटक लिखा था जिसमें सम्राट अशोक को अपराधी और गुंडा कहा था और कहा था कि इनका पद्मश्री वापस लो, और पटना से वैशाली तक की यात्रा प्रारंभ किया था उन्होंने। उस मुद्दे पर कायम है या नहीं कायम है? तीसरा सवाल है आपसे कि आनंद मोहन जी के बारे में न्यायिक फैसला है और न्यायपालिका के सहमति के बाद उनको छोड़ा गया। सवाल इस बात का मुझे पूरी बात देखिए नीरज जी, पूरी बात सुन लेंगे, लेकिन क्या है ना नीरज जी, ये बात आप भी समझते हैं ना कि नीतीश कुमार ने बदलाव किया। वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने जेल भिजवाया था और इतनी सख्त कानून बनाए थे, और वही नीतीश कुमार ने। तो देखिए ये बात तो नीरज जी, मैं नीरज जी एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। अब जब एक सवाल का जवाब बताइए राहुल जी। तो हर पार्टी की मैं देख रही हूँ अलग-अलग नीति बताइए राहुल जी को ना। अंजलि जी इन्होंने सवाल दूसरी वाला मुद्दा पर बताइए। इन्होंने सवाल उठाया, बोलिए सुन लीजिए के सम्मेलन वाला, सुन लीजिए ये दोनों सम्मेलन में जी एक अरे नीरज जी सुन लीजिए, मान लीजिए आप वरिष्ठ हैं, कुछ जूनियर का भी सुन लेना चाहिए। नीरज जी माननीय मुख्यमंत्री जी उसी डिनर पार्टी में गए थे, तो क्या वो विरोध जताने गए थे या डिनर करने के लिए गए थे? पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाऊंगा, और उनका संघ मुक्त। अरे हम तो कह रहे हैं कि हम बदल गए। आप भटक रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम भटक गए जरा सा। लेकिन आप कुछ बोल दिए तो ठीक और हम बोल दिए तो गलत। अरे हम बदल गए, हम तो स्वीकार कर रहे हैं। तो आप यही 2015 में सम्राट अशोक का अपमान हम बर्दाश्त करेंगे? हम तो बदल गए, स्वीकार कर रहे हैं। तो आप ये स्वीकार करिए ना, सम्राट अशोक को अपमानित करते रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये बोल दीजिए। आप यही बता दीजिए 2017 में तेजस्वी जी अपराधी थे आपकी नजर में, आज क्या वो संत है? आप बता दीजिए ना नीरज जी कि 2017 में वो संत है कि आज संत हो गए, गठबंधन बदल लिए, आप बदल गए, स्वीकार कर रहे हैं, से जाते हैं, लेकिन आप सम्राट जी नजरिया बदल लिए, बोल दीजिए। मुझे तो वो दिन भी याद है जब विधानसभा में नीतीश कुमार जी के बारे में तेजस्वी जी ने क्या नहीं कहा, उसके बाद चले गए। इससे हो नहीं सकता नीरज जी। आनंद मोहन का शामिल होना नहीं होना यह पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन दो सवाल को लेकर हम जनता के बीच जाने वाले हैं। पहला सवाल यह कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10% हमको आरक्षण दिया है, तो अगर आरक्षण दिया है तो जैसे पिछड़ी जाति दलित इसको आप स्कॉलरशिप देते हैं, तो अगर इनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना है तो इनको स्कॉलरशिप क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरा सवाल हमारा रहेगा कि जो गिनीज बुक में बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आपने क्यों नहीं दर्ज किया? यह सवाल जरूर हम पूछेंगे, और इस पर हम लोग कार्यक्रम भी बनाने जा रहे हैं कि विस्तृत कार्यक्रम बनाएंगे कि जैसे दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का स्कॉलरशिप देते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड को क्यों नहीं स्कॉलरशिप केंद्र सरकार देगी? और दूसरा गिनीज बुक में क्यों नहीं उनका नाम दर्ज हुआ? ठीक है, ये राजेश लेकर सिंह का जवाब लेंगे। ठीक है नीरज जी, लेकिन एक सवाल आपसे है। ये तो हमारा अधिकार क्षेत्र के बाहर का चीज। नीरज जी, हम सबने देखा कि नीतीश कुमार ने कितनी मेहनत की इंडिया अलायंस को लेकर। अभी आपने भी दावा किया कि देखिए इंडिया अलायंस की जीत होगी, और अब बिहार से ही नीतीश कुमार ने वो कदम उठाया जातीय गणना की बात। देखिए आंकड़े भी आ गए, और यही मुद्दा अब इंडिया अलायंस का बन चुका है। लेकिन नीतीश कुमार की इंडिया अलायंस में भूमिका देखिए हम सबको समझ में नहीं आ रहा। एक वक्त था, ठीक है, कहा गया बार बार, जेडीयू के कार्यकर्ता तो चाहते थे पीएम, कई बार देखा आपने नारेबाजी हुई, लेकिन ललन सिंह ने कहा ठीक है नहीं। नीतीश कुमार ने कहा मेरी मंशा कभी नहीं है। लेकिन संयोजक की बात जब सामने आई थी तो लालू यादव ने तो कभी खुल के नहीं बोला। मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। एक तरफ लगातार नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर मुझे लगता है बिहार की जनता ये जरूर जानना चाहेगी। नीरज जी ठीक है, राजेश जी जवाब दीजिए आप नीरज जी को। आप कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर। हाँ, हम कहना चाह रहे थे कि जिस आनंद मोहन के लिए हम लोग यहाँ पर सभी आदमी डिबेट में आए हैं, जरा सोचिए एक दलित की हत्या करने के बाद 16 साल ये लोग उनको जेल में रखे, आज मिलाने की बात कर रहे हैं। क्यों?
कि स्वार्थ और वोट की राजनीति के लिए। नीतीश जी को देखिए, नीतीश जी को दो चीज बहुत प्यारा है, समाज और बिहार कहाँ चला गया है। ये दोनों आदमी, दोनों बड़ा भाई और छोटा भाई जो 33 वर्ष से राज कर रहे हैं, से बिहार इंडिया में राज्य में शिक्षा, एजुकेशन, इस सब में राजेश जी 33 वर्षों में 16 वर्षों तक आप भी साथ में थे। 33 वर्ष में केवल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नहीं सर अभी उसका जवाब दे रहे हैं। जब 5 में हमारे साथ नीतीश जी थे, तो 5 से लेके 10 के बीच, जब 5 से लेके 10 के बीच आपके नेता भी कई बार जाकर आनंद मोहन से जेल में मुलाकात की है। आप लोग भी चाहते थे कि आनंद मोहन आपके पाले में आ जाए। जब रिहाई भी हुई थी सौरभ, आपको याद होगा, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, ठीक है, जेल मैनुअल को उल्लंघन को लेकर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आनंद मोहन जी के लिए अच्छे शब्द निकल रहे थे। तो अब ये हो सकता है राजेश जी कि अगर अंगूर नहीं मिला तो अब अंगूर खट्टे हैं, ये हो सकता है नहीं, आप लोगों की भाषा में। नहीं, हमारे नेता किसी फंक्शन में जाके किसी तरह का बात भावना में बोल दिया। हमारी पार्टी जो है से कभी भी इस बात के सपोर्ट नहीं किया है, और हमारे पार्टी के लेके वो जेल नहीं गए हैं। नीतीश जी या लालू जी के कृपा से 16 साल में जेल रहे हैं। हम दूसरा बात, एक बात नीरज जी से कहना चाहते हैं कि जब ऐसा कौन काम नीतीश जी और लालू जी, जिनके साथ ही अभी सरकार चला रहे हैं, जैसा 5 वो काम करके बता दिए हैं दोनों मिलके, जिससे ये जाके प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की बात सोच रहे हैं, चाहे संयोजक बनने की बात कर रहे हैं, चाहे देश के आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इनकी पार्टी कह रही है कि हम तो जनगणना करा लिए हैं, जातिगत जनगणना करा लिए हैं, इसलिए हम जो है सो प्रोग्रेस नहीं किए थे। माने इसी के लिए 33 साल से, चाहे जो जितना दिन नीतीश कुमार अकेले में रहे, इसी के लेके लालू जी और ये लोग जो है सो बिहार का विकास रोक दिए थे। जरा इनसे पूछिए तो। राजेश सिंह जी, देखिए, ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, तो ये सवाल कई, देखिए, रोजगार के फिर केंद्र सरकार से भी पूछे जाएंगे, सवाल बहुत है। 5 वो काम नीतीश जी के बारे में बता दें जिससे वो जाने जाएंगे कि इनको जो है इंडिया में चाहे बिहार में लोग जानेगा कि 5 वो बढ़िया काम नीतीश कुमार किए। जरा ये आप लोगों को हमको गिना दे तो हम मान लेते हैं कि नहीं, ये नीतीश जी काम किए हैं। ठीक है, वो जवाब मैं बाद में लूंगी। मैं अरुण जी के पास जाती हूँ, बहुत देर से अरुण जी नहीं थे डिबेट में। अरुण जी, हमने एक सवाल पूछा था पहले भी नीरज जी से, लेकिन नीरज जी ने बहुत ही समझदारी से और सूझबूझ से उस सवाल को टाल गए। क्या नीतीश कुमार जो फील्डिंग सजा रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि वो अपने संगठन को मजबूत करें। मुझे याद है एक वक्त था जब उन्होंने कहा था कि 2025 का जो चुनाव होगा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, ऐसा लगने लगा था कि जेडीयू का कहीं विलय तो नहीं हो जाएगा आरजेडी में। आप लोगों के मन में तो एकदम बिल्कुल गुब्बारे और कहते हैं ना कि एकदम खुशी का। लेकिन अब क्या वाकई नीतीश कुमार जो पटकथा लिख रहे हैं आरजेडी के लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं हो रही है? अरुण जी। ये अंजलि जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो पटकथा लिख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की बात है। अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। जा रही है आवाज? जी, आवाज जा रही है हमारी? जी, थोड़ा तेज बोले। तो आपका जो सवाल है अंजलि जी, सच्चाई तो यह है, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो पटकथा लिख रहे हैं, और जो पटकथा लिख रहे हैं आप देख रहे हैं। अरुण जी का ऑडियो मुझे लगता है नहीं, अरुण जी आपका ऑडियो नहीं है, रेवल है। दोबारा आपके पास जाएंगे, लेकिन राजेश सिंह जी ने नीरज जी से सवाल पूछा है। नीरज जी, जो सवाल मैंने पूछा है अरुण जी से, मुझे लगता है ये जवाब आप भी दे सकते हैं उनके बिहाफ पे, क्योंकि नीतीश जी क्या आने वाले वक्त में कदम उठा रहे हैं, क्योंकि ये बात हमेशा से बिहार की जनता भी अब समझ चुकी है, नीतीश कुमार कब कौन सा कदम उठा ले कोई नहीं जानता। लेकिन क्या जो कहा गया था 2025 की बात की जाए, अब नीतीश कुमार का मन बदल गया है? आने वाले वक्त के लिए क्या नीतीश कुमार जेडीयू की एक नई दिशा लिखने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो कि नीतीश कुमार जी न संयोजक के उम्मीदवार हैं न पीएम के उम्मीदवार हैं। सुशील मोदी जी पीएम मटेरियल उनको बोल चुके हैं। ये अलग विषय, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी नारा लगा चुके हैं, इससे कोई इनकार नहीं करता है। और
जिसे हम 5 काम वो बता रहे थे, तो हम 5 काम काहे कहिए, 5 काम तो ऐसे ही बता देंगे। बेटी को साइकिल, 20 रुपया में इंजीनियरिंग कॉलेज के पढ़ाई, नहीं, देश में कहीं नहीं होता है। पहले आप बीच में मत बोलिए, दिक्कत हो जाएगा। मंदिर की घेराबंदी जो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सोशलॉजी वाले पार्टी से जो बिहार के विनाश कर दिया। राजेश जी आपने सवाल किया था। राजेश जी अरे बता तो राजेश जी दिए, बता दिए, राजेश जी बेचैन होइएगा सवाल तो किया था, जवाब सुन अरे आप लीजिए, सदस्य जवाब हैं सुन लीजिए। पार्टी के, बोलने की बात आप नहीं है विश्व ये। की सबसे बड़ी पार्टी के बिहार हैं, का विनाश कर आप दिया साधारण है। पार्टी के हैं, आप लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, लोक जनता दल के। आप हमारी विश्व की पार्टी के सबसे बड़ी अहूली के पार्टी बराबर है, भी आप लोग राजेश नहीं सिंह जी, हैं। दुनिया की राजेश सिंह जी, 5वीं अर्थव्यवस्था के आपने आप 5 प्रतिनिधि काम हैं, खुद पूछा और ना, आप बीच 5 में काम बोल देते गिनवा हैं। रहे हैं राजेश सिंह जी। और बिहार पटना की में जनता भी जानना एकदम चाहेगी। आराम से 5 चलिएगा, काम सुनिए वो ना, गिनवा रहे हैं, तो आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं अगर बता आपको रहा हूँ, जवाब बहुत साधारण नहीं है। हिंदू, वो भी हिंदुए वाला नीरज, गिनवाएंगे, छोड़िए दूसरा वाला हम गिनवे नहीं करते हैं। हिंदू धर्म का एक बड़ी पटन देवी है, बड़ी पटन देवी पटना सिटी में, जानते हैं ना, जहां नंद किशोर यादव मंत्री हैं, मैं मंत्री थे, रविशंकर प्रसाद जी एमएलए हैं, एमपी हैं। 1 रुपया का योगदान नहीं है उस मंदिर को बनाने में। अभी 7.5 करोड़ रुपया जेडीयू के एमएलसी लोगों ने वहां दिया। भाजपा का एक एमएलसी का नाम बताइए राज्यसभा का, कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित मंदिर है, वहां एक मंदिर, एक श्मशान, जहां 1 रुपया दिए हो ये लोग मुख्यमंत्री योजना का या सांसद योजना का। चलिए आगे, हर बेटी को साइकिल, कहिएगा हम भी सरकार में शामिल थे, तब विकास किसे नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़िए, हर घर बिजली योजना, पीयूष गोयल ने कहा कि बिहार ने जो मॉडल लागू किया वही मॉडल देश भर में हमने लागू किया। चलिए आगे, अपने पैसा अभी आप मंदिर का आपने आपको बताया, अब पूरी बात, मुंबई जाना पड़ता है मेरीन ड्राइव देखने के लिए, गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया में गाद भरा हुआ है। और देखते होंगे मेरीन ड्राइव पर आप चलते होंगे, मुंबई के बाद पटने में आपको मिलेगा। और में नमामि गंगे का पैसा मत जोड़ दीजिएगा कि हमारा पैसा है, 1 रुपया नहीं, सब बिहार सरकार ने बनाया है मेरीन ड्राइव को। और 5000 बेड का एक आध जगह प्रस्ताव है, पीएमसीएच जैसा 5000 बेड का, देश भर में एक अस्पताल बनाए हैं। 9 वर्ष में प्रस्ताव नींव रखा, उसका शिला पूजन किया। हाँ, यह जरूर है, मंदिर वाले में हम आपको अपडेट कर देना चाहते हैं, बाबरी मस्जिद को इन लोगों ने गुलामी का प्रतीक बताया था, और उसी अयोध्या में 5.5 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बाबरी मस्जिद बनाने के लिए आवंटित किया है। पूछिए, अगर गलत हम बोल रहे हैं तो बोलिएगा। यूपी में अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 एकड़ जमीन दिया। अब बताइए, कब्रिस्तान घेरवे नहीं करिएगा, मंदिर घेरिएगा ही नहीं, श्मशान घेरिएगा ही नहीं, सवर्णों को आरक्षण दीजिएगा, उनको स्कॉलरशिप दीजिएगा नहीं, पिछड़ा अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बंद कर दीजिएगा। इस सब काम तो हम ही लोग कर रहे हैं, तभी कह रहे हैं काम ही नहीं कर रहे हैं। तो काम नहीं कर रहे हैं तो नीति आयोग के चेयरमैन को बदलिए। कैसे कह दिया कि गरीबी दूर करने में बिहार सबसे आगे है? अरे आप ही का नीति आयोग है ना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बिहार में वही बच्चा नीरज जी स्कूल जा रहा है ना, वही बच्चा स्कूल जा रहा है जो बच्चा के पास आर्थिक रूप से पूरी तरह कमजोर है, और भोजन वस्त्र क्यों नहीं हुआ? तो 15 लाख आप दे तो उसका सुद में से बेचारा वो अपने बाल बच्चा को स्कूल भेज देता। 15 लाख नगद मिलता, स्कूल में चल जाता बेचारा, प्राइवेट स्कूल में, उसका बेटा बेटी डीपीएस में पढ़ता। अरे सौरभ जी, 1 से 8 तक याद रखिए, सौरभ जी, देश में कलंक नीरज जी को बस एक लाइन में कहना चाहता हूं। स्टूडेंट का नहीं, मैं बस एक लाइन कहना चाहता हूँ नीरज जी को। राहुल जी पहले राजेश जी को, नीरज जी, बाबू जगजीवन राम नीरज छात्रावास योजना बंद कर दिया, नीरज जी, सवर्णों को 10% आरक्षण दिया, नीरज जी, लेकिन उनको नीरज स्कॉलरशिप जी नहीं सुना दिया। गया, बस एक पंक्ति। राहुल जी 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। आपसे पहले और राजेश आनंद जी हैं, मोहन जी के बारे में फाइनली बोल देते हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। चलिए राजेश जी बताइए। आपके सवाल का जवाब नीरज जी ने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया। मुझे लगता है कि आपने 5 काम पूछा था, मुझे लगता है वो 5 से ज्यादा बता दिया। राजेश जी आवाज नहीं आ रही है।
सौरभ जी, हमारी आवाज जा रही है आपको? नहीं, राजेश जी से हम पहले पूछ रहे हैं सवाल। अरे सौरभ जी राजेश जी, पूछिए, उनके गांव में जो गलियां बना है तो क्या बनाया है? उनके गांव में जो गली बना होगा वो बनाई होगी राज्य सरकार, मोदी जी नहीं बनाए राजेश जी, आपकी गली। आवाज नहीं आ रही। राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजेश जी बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। हेलो, नीरज जी बहुत सारा काम गिना दिए, गली गली के खड़ंजा तक की बात कर लिए। हम तो बस एक सवाल पूछना चाहते हैं कि मरीन ड्राइव भले मुंबई में है, आप गंगा पर मरीन ड्राइव बना दिए, लेकिन इस बिहार से जो पलायन है और प्रति व्यक्ति आय है इस बिहार का, आपके बगल में उड़ीसा है, आपकी प्रति व्यक्ति आय 54-55 हजार है, उड़ीसा का 1.5 लाख रुपए है। कोई तुलना है किसी के आय का? 15-17 साल से आप राज में रहे, और जिस 15 लाख के ब्याज की बात कर रहे थे तो 14 में ये बात कही गई थी, उसमें 7 साल आप रहे एनडीए के साथ, तब 15 लाख काहे नहीं मांग लिए बिहार के लिए? चलिए ठीक है। आपको बता राजेश जी, आपको आवाज मिल रही है? राजेश जी, आपको आवाज आ रही? मिल रही है हमारी आवाज? जी जी बताइए। नीरज जी को कहना चाह रहे हैं कि किसी भी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में बिहार में चले जाइए, हम लोग भी घूमते रहते हैं, नीरज जी को मालूम है, हम लोग घूमने वाले लोग होते हैं, तो ना तो 10 से 20% हाजिरी है स्कूल में, बच्चे आ रहे हैं। और क्यों राजेश जी, आपने जो सवाल पूछा था नीरज जी से, उसका जवाब आपको मिल गया? नहीं मिला। आपने 5 कामों का जिक्र किया था, 5 से ज्यादा मुझे लगता है कि उन्होंने बता दिया आपको। नीरज जी वैसा कोई काम नहीं गिराए जिससे बिहार में आम लोगों को फायदा हो जाए, पलायन रुक जाए, लो एंड ऑर्डर स्थिति हो जाए, शिक्षा की स्थिति ठीक हो जाए, बेरोजगारी की स्थिति ठीक हो जाए। मंदिर में कोई अपने फंड से 20 लाख या 2 करोड़ दे देने से बिहार का बहुत बड़ा नहीं होना, उसके लिए तो हम लोग राम मंदिर बना। चलिए, थोड़ी सी समय की कमी है तो हम चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये देखना होगा, या भविष्य के गर्भ में अगर ये बातें हैं कि आनंद मोहन आने वाले समय में किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में आनंद मोहन नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ज्वाइन करेंगे। और ये भी लगभग तय है कि अकेले आनंद मोहन नहीं, बल्कि उनके साथ उनकी पत्नी लवली आनंद और उनके छोटे बेटे भी जदयू में शामिल होंगे। नमस्कार।